बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो नोट्स आपको दिए हैं ये देखते हैं आज। पहला क्या है, एक्सरेज कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटेड फोटॉन्स टू हाई स्पीड है। डीसेलेरेटिंग फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स ना यार, हमने कहा था जब इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किस में, फोटॉन्स में, तो इलेक्ट्रॉन्स कब अपनी एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं, जब उनकी स्पीड स्लो होती है। नहीं तो यार यही बताया था मैंने भाई, डीसेलेरेटिंग इलेक्ट्रॉन स्लो कब होगा, जब वो डीसेलेरेट करेगा। डीसेलेरेट से क्या मुराद होगी, उसकी वेलोसिटी कम हो रही है। जब वेलोसिटी कम होगी तो वो अपनी काइनेटिक एनर्जी को क्या करेगा, फोटॉन्स में कन्वर्ट करेगा। उसकी वजह से आपको कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलेगा। सेकेंड में, अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी एन इलेक्ट्रॉन मे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इंडेफिनेटली विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी इफ, ये तो कल भी हमने देखा था। द रेडियस इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ न्यूक्लियर रेडियाई, ए तो ये। बी में इट्स ऑर्बिटल पाथ इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ। सी में है द कूलम फोर्स इज कांस्टेंट। डी द रेडियस ऑफ इट्स ऑर्बिट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो कौन सा सही हुआ, तो पहला कैसे सही हुआ यार, एंगुलर एंगुलर मोमेंटम। तीसरे में कहते हैं एन एटम एब्जॉर्ब्स अ फोटॉन एंड जंप टू एक्साइटेड स्टेट, दिस प्रोसेस इज नोन एज स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, सिंपल। एन एटम कैन स्टे इन ऑर्डिनरी स्टेट फॉर 10⁻⁻⁸, ऑर्डिनरी एक्साइटेड स्टेट। ठीक है। 5 में लाइफ टाइम इन मेटास्टेबल स्टेट इज 10⁻⁵ टाइम्स ऑफ ऑर्डिनरी स्टेट। ऑर्डिनरी स्टेट से कितना बड़ा था, ये समझाया था ना, 10⁵ टाइम्स है ना। याद है ना भाई, 10⁻³ डिवाइडेड बाय 10⁻⁸। कंपैरिजन यार, कंपैरिजन। लाइफ टाइम इन मेटास्टेबल स्टेट इज कितने गुना बड़ा है, तो कैसे निकाला था हमने, 10⁻³ डिवाइडेड बाय 10⁻⁸। 6 में कहता है फॉर हाइड्रोजन एटम विच ट्रांजिशन विल रिजल्ट इन एमिशन ऑफ ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी। ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी कब होगी, जिसमें एनर्जी ज़्यादा होगी। और एनर्जी ज़्यादा कब निकलेगी, याद है, पहले ऑर्बिट और दूसरे ऑर्बिट के दरमियान गैप बहुत ज़्यादा था। ठीक है, आप देखिए ऑप्शन क्या दिया भाई, 2 से 1 में आए, 1 से 4 में जाए, ये तो उलट है, ये तो रेडिएट नहीं करेगा, ये तो छोड़ ही दो। सी में भी कहता है 4 से 2 में जाए। डी में कहता है 3 से 1 में आए। किस में ज़्यादा एनर्जी खारिज होगी, जब 3 से 1 में आएगा ना, 3 से 1 में जब आएगा कि, और उसी वक्त एनर्जी ज़्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी। वन में एनर्जी क्या थी, -13.6, ठीक है ना। 2 में क्या हो गई थी, -3.4। इन दोनों का ही गैप इतना ज़्यादा है, तो 3 की उससे भी ज़्यादा हो जाएगी। 7 में कहता है के बीटा लाइन इज एमिटेड ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम। के सीरीज कब कायम होती थी,
जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से के ऑर्बिट में आएगा। के अल्फा हमने कहा था कब होगा, जब के के बाद पहला शेल कौन सा है, जब एल से के में आएगा तो के अल्फा लाइन खारिज होगी, और जब एम से के में आएगा तो के बीटा लाइन खारिज होगी ना, ठीक है। तो एम से के शेल, आठवें में कहते हैं रेडियस ऑफ फिफ्थ ऑर्बिट, तो रेडियस ऑफ फर्स्ट, ये तो कल भी देखा था यार, R5 अपॉन R1, तो R5 क्या हो जाएगा, n स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, R1 तो R1 ही है, तो 25:1, 25 ही हो जाएगा B। नाइन में कहता है लाइट इमिटेड बाय 100 वॉट बल्ब, 100 वॉट बल्ब जो लाइट इमिट करेगा तो उसका स्पेक्ट्रम क्या होगा, कंटिन्यूस होगा ना, ठीक है, कंटिन्यूस होगा बिल्कुल। दसवें में कहता है अननेसेसरी कंडीशन फॉर द ऑपरेशन ऑफ अ लेज़र, लेज़र में क्या होना चाहिए, स्पॉन्टेनियस एमिशन होना चाहिए, पॉपुलेशन इन्वर्जन होनी चाहिए, स्टिमुलेटेड एमिशन होना चाहिए, बी एंड सी दोनों होने चाहिए, पॉपुलेशन इन्वर्जन भी होनी चाहिए, स्टिमुलेटेड एमिशन भी होना चाहिए। ठीक है, मिटा दूँ ये, लिखना है, लिखना है या मिटा दूँ, अच्छा। 11वें में कहता है रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड एंड थर्ड ऑर्बिट, एनर्जी का फॉर्मूला ये था ना यार, ई एन बराबर है -13.6 अपॉन एन स्क्वायर में, अगर मैं एन को 1 पुट कर दूं तो ये E1 हो जाएगा, -13.6 अपॉन 1 का स्क्वायर तो ये -13.6 ही हो जाएगा। इसका मतलब है इस इक्वेशन को मैं ये भी कह सकता हूँ कि ई एन -E1 अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है। अब वो क्या कह रहे, सेकेंड और थर्ड ऑर्बिट, सेकेंड में ये 2 हो जाएगा, थर्ड में ये 3 हो जाएगा, द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन इन सेकेंड एंड थर्ड ऑर्बिट, तो E2 अपॉन E3, E2 के लिए क्या होगा -E1, n की जगह 2 तो क्या हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय E3, E3 के लिए क्या हो जाएगा -E1 डिवाइडेड बाय n की जगह 3 तो 9, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये तो गायब हो जाएगा, E1 अपॉन 4 इंटू 9 अपॉन E1, तो E1 से E1 कैंसिल, क्या बचा 9 अपॉन 4, 9:4। ट्वेल्व में कहता है अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल रेडिएशन इज एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मैंने कहा था ये खुद ट्राई कर लेना, तुम लोग बैठे गप्पे लगाते रहोगे। जम्प्स फ्रॉम लार्जर टू स्मॉलर, बड़े से छोटे में आएगा, थर्टीन में कहते हैं जनरेशन ऑफ एक्सरेज इज कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू रेडिएंट एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, कन्वर्जन ऑफ मास इनटू एनर्जी है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, कौन सा है पहला वाला ये ना, अभी हमने देखा ना, कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू वही जो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बन रहा है। Which of the following is true? X-rays have smaller wavelengths than gamma rays? नहीं, वेवलेंथ तो गामा की कम होती है। बी में कहता है X-rays have larger frequencies than gamma rays? नहीं, ये भी गलत है, फ्रीक्वेंसी गामा रेज की ज़्यादा होती है। X-rays have greater energy than gamma rays? नहीं, गामा रेज की एनर्जी सही, तो ये आंसर क्या हुआ, नन ऑफ
none of these. देखिए कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, कोई भी ठीक ना हो. Which of the following light is most intense and coherent? ये तो बहुत आसान है यार, लेजर्स. In hydrogen atom, when electron falls back to fourth orbit from higher orbits, सीरीज को क्या कहेंगे? ब्रैकेट कहेंगे. ये भी आसान. According to Bohr's theory, electron revolving around fixed orbit radiates नो एनर्जी ना, तो नन ऑफ देम हो गया. कोई इमिट नहीं करेगा एनर्जी वो. 18वें में विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज इन इंफ्रारेड. इंफ्रारेड में कौन होगा? फंड होगा ना, पी साइलेंट है. लाइमन और बामर तो नहीं होंगे. 19 में कहता है सेलेक्ट द करेक्ट रिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग. कौन सा सही है? याद है जब हम डेरिवेशन कर रहे थे, हैं? mv² अपॉन rn². किसके बराबर आया था? नहीं, mv² अपॉन rn बराबर आया था k² अपॉन rn². नहीं, जब हम डिराइव कर रहे थे एनर्जी का फॉर्मूला. ठीक है, याद है? तो ये रटा है भाई, समझना नहीं है. ये mv क्या है? ये सेंट्रीपिटल फोर्स है ना. सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर थी इलेक्ट्रिक फोर्स के. सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है? mv² अपॉन r. इलेक्ट्रिक फोर्स क्या थी? k q1 q2. तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही, प्रोटॉन का चार्ज ही e² हो गया अपॉन r का स्क्वायर. ठीक है. 20 क्या है? रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम. हाइड्रोजन एटम का ऑर्बिट क्या था? 0.053 नैनो था ना. तो पॉइंट के बाद 10 जीरो, पॉइंट के बाद 10 जीरो. मेरे ख्याल ए वाले में, हाँ ए वाले में. है ज्यादा जीरो वाले पता नहीं यार. एवरी एटम हैज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम. ठीक है. Which series does the diagram shows? सेकेंड में आ रहे हैं तो बामर. सेकेंड में आ रहे हैं ना ट्रांजिशंस. द वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज इज, लाइमन की वेवलेंथ क्या होगी? स्मॉलर देन बामर, पास्टन ब्रैकेट सबसे कम होगी ना. ऑल ऑफ द अबव. भाई लाइमन की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में आ रहा है. जब एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ सबसे कम होगी. 24 में बोर्स रेडिएशंस आर. बोर की रेडिएशन कहाँ है? सॉरी बामर की. हाँ बामर की, बामर रीजन विजिबल में था ना, कल भी देखा था. विजिबल. शॉर्टेस्ट वेवलेंथ रेडिएशन इन लाइमन सीरीज कैन बी ऑब्टेन्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम. ये तो हमने न्यूमेरिकल किए थे बहुत सारे. लाइमन में शॉर्टेस्ट कब होगी? जब इन्फिनिटी से 1 में आएगा. इन्फिनिटी टू 1. ट्वेंटी 26 में कहता है इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट ऑन हाइड्रोजन एटम इज. एनर्जी क्या थी? ये तो कल भी देखा था. इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर. अभी तो फॉर्मूला लिखा था -13.6 अपॉन n². कल भी ये किया था. जाग रहा है.
ओ भाई ये क्या है? एनर्जी एन स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। अब कुछ भी कह दे यार तू। यहाँ इसने क्या कहा? केमिस्ट्री में पढ़ा नहीं था, एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है नहीं। अच्छा चलो ठीक है, स्क्वायर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 27। एनर्जी स्पेसिंग बिटवीन द ऑर्बिट डिक्रीजेज एज वी गो। जब हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं ना, जब न्यूक्लियस से दूर जा रहे थे तब क्या हो रहा था? डायग्राम याद है? मैंने लिखा है भी था सेंटेंस। ये डायग्राम देख लो यार, एनर्जी गैप क्या हो रहा है? कम हो रहा है। कब? जब आप ऊपर जा रहे हैं। ऊपर जा रहे हैं तो न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं। 28 एंगुलर मोमेंटम इन द सेकेंड ऑर्बिट। सेकेंड ऑर्बिट में क्या होगा? हमने क्या कहा था? MVR क्या होना चाहिए? NH/2π। तो सेकेंड ऑर्बिट के लिए n क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 2h/2π, 2 से 2 कैंसिल, तो h/π। नहीं आगे वो अगले चला गया, प्रिंटिंग मिस्टेक है वो। h/π, पाई अगले पेज पे चला गया। सी ऑप्शन है h/π, ठीक है। ये इन्होंने जो है ना थोड़ा सा फॉर्मेटिंग आउट कर दिए। 29 कंटिन्यूस एक्सरेज आर प्रोड्यूस बाय सडन स्लोइंग डाउन। वही बात है, डिफरेंट एंगल से पूछ रहा है। कंटिन्यूस यार, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम तो इलेक्ट्रॉन्स के स्लो डाउन होने से हो रहा है ना। तो 29 में कहता है टंगस्टन को हम क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज इट कैन विदस्टैंड द हीट प्रोड्यूस ड्यू टू इट्स। देखिए आप फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को बम्बार करेंगे ना, तो जिस चीज़ पे बम्बारमेंट होगी वो गर्म भी होगी ना। वो क्या होगी? गर्म होती है। तो उसका फिर उस गर्मी को उसके बर्दाश्त करने की सलाहियत होनी चाहिए। वो गर्मी वो कैसे बर्दाश्त करेगा? उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो, वो जल्दी पिघल ना जाए। तो टंगस्टन क्या होता है? उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। टंगस्टन या मोलिब्डेनियम जो मैंने कहा था। अच्छा 31 में क्या कहता है? एक्सरेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैविंग स्मॉलर वेवलेंथ देन अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन बट लॉन्गर देन। ये तो कल भी आया था। लॉन्गर देन वेवलेंथ किससे ज़्यादा होगी? एक्सरेज की यार गामा से ज़्यादा होगी ना। सबसे हाई एनर्जी किसकी है? गामा। तो सबसे कम वेवलेंथ किसकी है? गामा की। तो एक्सरेज की वेवलेंथ उससे क्या होगी? ज़्यादा होगी, ठीक है। 32 When our body is exposed to X-rays, it harms our body due to X-rays। हम कौन सी एक्सरेज हमारी बॉडी को हार्म करेंगी? जो हमारी बॉडी में से गुजर जाएं या जो हमारी बॉडी में रह जाएं? जो रह जाएंगी ना, कॉमन सेंस है। तो बी पार्ट ऑफ एक्सरे विच इज अब्जॉर्ब। When magnetic field is applied on the path of X-rays, they will move in। एक्सरेज कहीं मूव कर रही हैं, अगर उनके पाथ में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दें तो चैप्टर 14 याद करो, पाथ ऑफ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड तो चार्ज को इफेक्ट करता है ना, और एक्सरेज में कोई चार्ज नहीं है, तो उनको वो कुछ नहीं कहेगा, वो जिस तरह वैसे ही गुजर जाएंगी। तो स्ट्रेट लाइन में गुजर जाएंगी, वो डिविएट नहीं होंगी।
34 में कहता है व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ लाइट इमिटेड बाय अ लेजर। लेजर में जो लाइट प्रोड्यूस होती है उसकी वजह क्या होती है? पढ़ो। नहीं यार, लेजर कल ही तो पढ़ा। थर्मियोनिक का तो मतलब है गर्मी से आप रेडिएशन प्रोड्यूस करें। क्या हम गर्मी से प्रोड्यूस कर रहे थे लेजर? हैं? emission of photons from excited atoms. Main difference between laser and ordinary light is that laser is all of them. ठीक है। (36) में कहता है हाई पावर लेजर कैन डू वट एवर पावरफुल हीटर कैन डू, पावरफुल ड्रिल कैन डू, पावर प्रिसाइज कटर, ऑल ऑफ देम। नहीं भाई, लेजर जो है वो कहीं डालोगे तो हीट भी प्रोड्यूस करेगा, हीट है तो किसी चीज को काट भी देगा, ठीक है, तो ये सारे काम कर लेगा ना। सनलाइट स्पेक्ट्रम इज, सनलाइट स्पेक्ट्रम क्या है? कंटिन्यूस है। विच ट्रांजिशन कॉरेस्पॉन्ड टू अ फोटोन विद द ग्रेटेस्ट वेवलेंथ। ग्रेटेस्ट वेवलेंथ कब हुई? जब एनर्जी सबसे कम होगी। तो सबसे कम एनर्जी कब फॉर E5 to E4, बिल्कुल सही। ऊपर वाले ऑर्बिट की एनर्जी गैप कम होता जाता है। 39 वाई इज लेजर मोनोक्रोमैटिक। लेजर सिंगल कलर की क्यों होती है? भाई फिक्स्ड एनर्जी गैप है ना, फिक्स खास एनर्जी इमिट कर रहा है जो मेटास्टेबल और ग्राउंड के दरमियान है। तो जो फिक्स एनर्जी है तो वेवलेंथ भी फिक्स है। वेवलेंथ डिटरमाइन करती है कलर को ना। 40 में कहता है लाइंस ऑफ पास्चन सीरीज लाई इन द स्पेक्ट्रम रीजन। पास्चन सीरीज की लाइन कहाँ होंगी? इंफ्रारेड में होंगी ना। (41) में कहता है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड अ न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इट विल नॉट इमिट एनी रेडिएशन, इट विल इमिट रेडिएशन एंड इट्स रेडियस विल डिक्रीज। कौन सा सही है बताओ भाई? दूसरा सही है। यही तो मसला था रदरफोर्ड की थ्योरी के साथ। इट विल इमिट रेडिएशन एंड its radius will decrease. 42 electrons accelerating in circular orbits around nucleus do not emit any radiation is an essential feature of बोर ने कहा ना, बोर ने कहा। स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट फ्रॉम सॉलिड इज, सॉलिड का भी क्या होगा? मैंने कहा था ना सॉलिड बॉडीज क्या करती हैं? कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम खारिज करती हैं, याद है?
इनकैंडेसेंट सॉलिड। यार इनकैंडेसेंट को तू छोड़ दे, सॉलिड है, बस सॉलिड कंटिन्यूस एमिट करेगा, ठीक है। 44 as far as electron remain in its own orbit its energy is constant। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चैप्टर दी एंड हुआ। MCQs का टेस्ट हो जाएगा इंशाल्लाह ईद के बाद, 17 का भी और इसका भी। 19 और 20 भी छोटे छोटे चैप्टर हैं, उम्मीद है हम कर लेंगे जून के पहले वीक तक, ठीक है। अब सर ने आपको बता दिया होगा, अब ईद के बाद आपसे मुलाकात होगी, हैं?